रेजोनेंस ये इस पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है। ठीक है, अभी रेजोनेंस क्या होता है क्या नहीं होता पूरा डिटेल में अपन देखेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि रेजोनेंस एक जनरल टर्म्स है, वो अलग अलग जगह पे यूज़ होती है। कहीं ना कहीं रेजोनेंस का जो सिग्निफिकेंस यही बताता है कि भाई गिवन इनपुट पे जो मैक्सिमम आउटपुट आ जाए उस पर्टिकुलर सिचुएशन या कंडीशन को अपन रेजोनेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब नज़ारा अलग अलग हो सकता है, कहीं जगह हमारा डिज़ायर आउटपुट अलग होता है, इनपुट अलग होता है, उसके हिसाब से अलग अलग बात हो रही है। यहाँ हम बात करेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट की। किसकी बात करेंगे? आरएलसी सीरीज सर्किट। तो यहाँ पे आपके पास डिज़ायर आउटपुट आपके रहेगा, दैट इज़ करंट। तो करंट कब मैक्सिमम आएगी? वो जो कंडीशन है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए फॉर गिवन इनपुट। इनपुट वही है, फिर उसमें हल्का सा कोई एक फैक्टर को वेरी कर रहे हैं जिससे हमारे पास करंट मैक्सिमम आ जाए, और वो फैक्टर रहेगा यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी। वो फैक्टर क्या रहेगा? फ्रिक्वेंसी। तो आपके पास गिवन वोल्टेज पे आपकी करंट मैक्सिमम हो, उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रहेगी। तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास करंट आ जाए उसी को अपन बोलेंगे रेजोनेंस। और वो करंट मैक्सिमम तभी आ सकती है जब हमारे पास सर्किट में जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम आ जाएगी, और इम्पीडेंस मिनिमम होगा जब हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अपन बोलते हैं रेजोनेंस। बराबर है? ठीक है, थोड़ा सा ये पार्ट देख लेते हैं कि क्या क्या, थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस से समझते हैं। सबसे पहले तो जेड कैसे डिफाइन हुआ था आरएलसी सीरीज सर्किट में? जेड हुआ था जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर। सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से डिफाइन हुआ था। यदि मैं यहाँ पे देखूँ कि तो जेड जो है हमारे पास इम्पीडेंस ये ओमेगा पे डिपेंड करे, क्योंकि एक्सएल और एक्सी दोनों ओमेगा पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सएल और एक्सी ओमेगा पे किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं? इधर देखो एक ग्राफ से समझते हैं। ये एक साइड में ले लेता हूँ आपके पास एक्स और एक साइड में ओमेगा, ये ओमेगा और इधर के साइड में ले लेता हूँ एक्स। अब एक्स की अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। एक बार यदि मैं बात कर लेता हूँ हमारे पास एक्सएल की, तो एक्सएल कितना होता है? ये होता है एल ओमेगा। तो एक्सएल का ग्राफ ओमेगा के साथ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, तो ये आएगा हमारे पास ग्राफ रहेगा एक्सएल का, ये एक्सएल का ग्राफ। अब अपन दूसरा ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ एक्ससी का। एक्ससी कितना होता है? वो होता है 1/c ओमेगा। ये आपके पास हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा, यानी एक बढ़ने पे दूसरा घटता है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाला ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये दोनों ग्राफ यहाँ का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है आपके पास ओमेगा की, ये एक ओमेगा की वैल्यू आ रही, इसे मैं ओमेगा नॉट बोल देता हूँ। इस वैल्यू पे मेरे पास आप बोल सकते हो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। जैसी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट होगी हमारे पास एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाएगा, एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाएगा, और एक्सएल एक्सी के यदि इक्वल हो जाएगा तो जो जेड आने वाला है, जेड की वैल्यू कितनी रहेगी? तो जेड की वैल्यू हमारे पास रहेगी आर, जेड आर ही बचेगा, और ये बेसिकली जेड की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। आप देख लो, जेड की वैल्यू आर से छोटी हो सकती है क्या? आर से छोटी तो कभी नहीं होगी। तो जेड की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वो आ रही है इस फ्रिक्वेंसी पे। यदि आपके पास जेड मिनिमम आ रहा है तो जो करंट है वो इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम आनी चाहिए। करंट कितनी आनी चाहिए? मैक्सिमम आनी चाहिए। यानी मैं पीक करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसे ऐसे लिखूँगा पीक करंट समझ लोगे। मैं बोल रहा हूँ करंट की जो वैल्यू है वो बेसिकली अभी मैक्सिमम आ रही है, और करंट आएगी कितनी? वो आएगी आपके पास सोर्स का वोल्टेज डिवाइड बाई सर्किट का इम्पीडेंस, और आप चाहते हो तो इम्पीडेंस की जगह तो आर लिख सकते हो, अभी अपने डेराइव किया है।
ये हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट पार्ट और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, यदि करंट मैक्सिमम है फॉर गिवन आपके पास सोर्स पे वोल्टेज पे, और जेड हमारे पास क्या आ रहा है मिनिमम, तो इसी को तो अपन बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आपके पास इम्पीडेंस मिनिमम जिससे करंट मैक्सिमम आ जाए उसे अपन बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे और क्या नज़ारा हो जाएगा, यदि आप वी एस कैलकुलेट करने जाओगे तो वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपको वी आर मिलेगी। क्यों, क्योंकि आपके पास वी एल माइनस वी सी ये कितना आएगा, ज़ीरो। अरे कितना आएगा आपके पास, वी एल माइनस वी सी, ये आपके पास वी एल माइनस वी सी ये हमारा रहेगा ज़ीरो। वी एल माइनस वी सी क्या होता है, ये आपके पास इफेक्टिव रिएक्टिव वोल्टेज, इफेक्टिव रिएक्टिव वोल्टेज, यानी कि सर्किट में कोई भी रिएक्टिव वोल्टेज नहीं बचेगा। सर्किट में कौन सा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वोल्टेज बचेगा। सर्किट के अंदर सिर्फ एक्टिव वोल्टेज बचेगा, रिएक्टिव वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, करंट और जो वोल्टेज है वो हमारे पास कहीं ना कहीं सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। फिर करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे तो जो आपस पावर फैक्टर एंगल है ये 0 डिग्री होगा। और आप पावर फैक्टर की बात करते हो तो पावर फैक्टर कॉस पाई कितना हो जाएगा, कॉस पाई 1 हो जाएगा। कॉस पाई हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी कि आपका करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। रेजोनेंस पे क्या होगा, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। करंट और वोल्टेज दोनों हमारे पास सेम फेज में हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि अपन बोला ना कि एक्स एल की वैल्यू आपके पास एक्स सी की इक्वल होगी। एक्स एल को तो मैं लिख सकता हूँ एल ओमेगा और एक्स सी को लिखता हूँ 1/c ओमेगा। इक्वेट कब होते हैं, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट होती है। तो यहाँ से मैं ओमेगा नॉट को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट को लिख सकता हूँ 1/√LC। ये आएगा। ये तो मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखी। यदि मैं फ्रीक्वेंसी एफ नॉट लिखना चाहता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 2 पाई। तो ये आपके पास 1/2π√LC। ठीक है, यानी हम जो बातें कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जहाँ पे एक्सएल एक्ससी की इक्वल होगा। उस फ्रीक्वेंसी को अपन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास इम्पीडेंस मिनिमम और करंट मैक्सिमम हो जाएगी। और जो सोर्स के ऊपर जो वोल्टेज आएगा वो आपके पास रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज के इक्वल आ जाए, क्योंकि जो अब रिएक्टिव वोल्टेज है वो हमारा कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा। और जो करंट और वोल्टेज वो दोनों हमारे पास सेम फेज में आ जाएगी, तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। और वो जो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे ये सब होगा जिसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको अपन लिख सकते हैं 1/√LC एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, या फिर 1/2π√LC। ठीक है, इस तरीके से अपन ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो हमारे पास रेजोनेंस क्या होता है कि वो गिवन वैल्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी की जहाँ पे कहीं ना कहीं करंट मैक्सिमम आ जाए गिवन आपके पास इनपुट, यानी कि गिवन वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे। ठीक है, और इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं रेजोनेंस। अब किसी भी सर्किट के अंदर रेजोनेंस तभी हो सकता है जब वहाँ पे 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रेजोनेंस की पहली कंडीशन है 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पे 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट क्या है, एक कैपेसिटर और दूसरा इंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट लाइन ये अपन ने डिस्कस की है कि रेजोनेंस पे वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे। ये हम जो भी बोल रहे हैं RLC सीरीज सर्किट के लिए बोल रहे हैं भाई। ठीक है, और नेक्स्ट अपन ने और क्या डेराइव किया था कि XL और XC दोनों इक्वल होंगे। और
जिस फ्रिक्वेंसी पे दोनों इक्वल होते हैं उसी को रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, और उस मोमेंट पे इम्पीडेंस सर्किट का मिनिमम होगा। ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुए। और एक ये वाला पॉइंट जो अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है ना, वो कहीं ना कहीं ये बताएगी किस रेट के साथ एनर्जी ट्रांसफ़र होगा इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में। ये वाला एहसास आपको एलसी ऑक्सीलेशन के बाद में हो जाएगा। अभी ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आएगा। बाकी रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस में क्या क्या होता है, ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब जो डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे यूज़ होने वाली है अपन उसको भी डिस्कस करते हैं। रेजोनेंस कर्व, अब देखते हैं भाई रेजोनेंस कर्व क्या है। रेजोनेंस कर्व बेसिकली अपनी जो करंट है सर्किट की और फ्रिक्वेंसी के साथ जो ग्राफ होगा उसी को अपन बोलेंगे रेजोनेंस कर्व। अब हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी आएगी जहाँ पे करंट हमारे पास मैक्सिमम आएगी, ये वो फ्रिक्वेंसी मान लेता हूँ F0, और ये वो मैक्सिमम करंट मान लेता हूँ, ये हमारे पास वो मैक्सिमम करंट है Imax। ठीक है, और अब फ्रिक्वेंसी यदि आप इसके अलावा कुछ भी और रखोगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ या घटाओ, दोनों ही केस में हमारे पास सर्किट का इम्पीडेंस बढ़ेगा। इम्पीडेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगी। तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। इसके आगे का ग्राफ आपके पास डिक्रीजिंग का आएगा, और इसके पहले का ग्राफ भी देखोगे तो वो वाला भी आपके पास वैल्यू कम होते हुए दिखेगा। इस टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट वैल्यू की बात कर लेता हूँ, दैट इज़ मैक्सिमम करंट डिवाइड बाई √2। ठीक है, इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके पास वैल्यू दो फ्रिक्वेंसीज पे आएगी। एक वो फ्रिक्वेंसी जो आपके पास रेजोनेंस से छोटी होगी, और एक रेजोनेंस से बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी। मैं इसे FL और FV इस तरीके से दो फ्रिक्वेंसीज लिख देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम जो रेजोनेंस पे करंट थी उसकी √2 टाइम्स कम आ रही है, Imax अपॉन √2। ठीक है, ये जो दो फ्रिक्वेंसीज है इन्हें अपन बोलते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। और जो FL होगा इसको हम बोलेंगे लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। और जो FV लिख रहा हूँ ये आपके पास हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये जो हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज होंगे, इन कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे जो करंट है आपके पास मैक्सिमम रेजोनेंस वाली करंट डिवाइड बाई √2 इतनी हो जाएगी। ठीक है, वैसे मैक्सिमम करंट कितनी होगी आपके पास, सोर्स का वोल्टेज डिवाइड बाई Z की मिनिमम वैल्यू, और Z मिनिमम कितना होता है R, क्योंकि रेजोनेंस पे Z R की इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं Imax को ऐसा लिख दूँ क्या, VS डिवाइड बाई √2 टाइम्स R। Z की वैल्यू कितनी है, √2 टाइम्स R। ठीक है, ये हमारे पास करंट का नज़ारा है। अच्छा, यदि पावर की बात करें तो यहाँ पे पावर यदि P है तो यहाँ पे पावर कितनी होगी, पावर करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इम्पीडेंस, तो ये आपके पास P/2। तो इसे आप हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज भी बोलते हो। ये जो फ्रिक्वेंसीज है इन्हें आप हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों फ्रिक्वेंसीज है हायर और लोअर फ्रिक्वेंसीज, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इनका जो डिफरेंस रहेगा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज, ये हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो आपके पास बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, इट इज़ द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑन आइदर साइड ऑफ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वेयर द करंट फॉल्स फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू Imax टू द Imax अपॉन √2। ये आपके पास रहेगी बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बैंडविड्थ क्या है और ये रेजोनेंस कर्व क्या है। अच्छा, थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं कि जब फ्रिक्वेंसीज आपके पास यदि गिवन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है किससे, रेजोनेंस से, तब क्या होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ने पे आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ता है तो XL की वैल्यू बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं XL जो है ये आपके पास ज़्यादा होगा XC से, सर्किट के अंदर XL ज़्यादा होगा XC से। तो सर्किट हमारे पास
इंडक्टिव रिएक्टेंस सर्किट का बढ़ेगा। सर्किट का कौन सा परसेंट होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एफ नॉट से यदि छोटी है तो आपस कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अरे समझ में आ रही नहीं यहाँ तक की बात? तो यहाँ आपने देखा रेजोनेंस कर्व क्या है, और एक टर्म्स यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस की, वो है हमारे पास बैंडविड्थ। ठीक है, हमारा जो रेजोनेंस कर्व है उसकी शार्पनेस को डिफाइन करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन होती है जिसे हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर बताएगा कि कर्व की शार्पनेस कितनी है। और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारे पास एक साइकिल के अंदर कितनी एनर्जी आपके पास स्टोर हो रही है, ऑफकोर्स वो या तो कैपेसिटर में होगी या इंडक्टर में होगी। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है और कितनी एनर्जी हमारे पास डिसिपेट हो रही है। ठीक है, डिसिपेट एनर्जी और आपके पास स्टोर्ड एनर्जी, उसकी इंफॉर्मेशन देता है ये क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, और मैथमेटिकली मैं इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि हमारा जो क्वालिटी फैक्टर क्यू है, इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट और बैंडविड्थ और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का रेशियो होगा। ठीक है, इसे एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं अपन, और वो क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या फिर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और सोर्स वोल्टेज। लेकिन कहाँ पे बात हो रही है? एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे आपको पता है कि जो सोर्स का वोल्टेज है वो आपके पास रेजिस्टेंस के वोल्टेज की इक्वल हो जाता है। ठीक है, और इसे मैं लिख सकता हूँ VL या VC। ठीक है, यदि मैं VL से बात करूँ तो VL को ऐसा भी लिख सकता हूँ I × XL, और इसे लिख सकता हूँ करंट I × रेजिस्टेंस। आप VS से लिखते तो भी I × Z लिखते, और Z की वैल्यू आपके पास R की इक्वल होती है रेजोनेंस पे। ठीक है, तो ये आपके पास XC को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा L, I से I कैंसिल आउट, ओमेगा L डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R। और रेजोनेंस पे बात हो रही है तो ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये आपस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, और यदि VL की जगह VC लेते तो अपन बोलते करंट I, यानी कि मैं इसे ऐसे बात कर रहा हूँ VC डिवाइड बाई R, VR, ये ऐसे डिफाइन करते हैं अपन। तो VC की जगह मैं लिख सकता हूँ करंट I × बाई XC, और डिवाइड के अंदर करंट × बाई रेजिस्टेंस R। ठीक है, और XC की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1/C ओमेगा। तो अब और ओमेगा कितना है? ओमेगा नॉट। तो इस तरीके से भी क्यू फैक्टर डिफाइन हो सकता है। आप ऐसे लिखो या ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आपकी मर्जी है। दूसरा, आपको ये पता है कि जो ओमेगा नॉट है उसकी वैल्यू हमें पता है। ओमेगा नॉट कितना होता है? 1/√LC, ये होता है। आप ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या फिर यहाँ पुट कर दो, आपकी मर्जी। तो आपका क्वालिटी फैक्टर कुछ इस तरीके से एक नया फॉर्मूला जाएगा, 1/√LC मल्टीप्लाई बाई L/R, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्वालिटी फैक्टर Q, ये आपके पास √L/C मल्टीप्लाई बाई 1/R। तो ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, बैंडविड्थ, ये सारी टर्म्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। रेजोनेंस कर्व के हेल्प से काफ़ी कुछ समझ भी चुके हैं कि बैंडविड्थ क्या है। ये बेसिकली हमारे पास फ्रिक्वेंसी रेंज है। ठीक है, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच में, जिन्हें आप हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज भी बोल रहे हो। अब एग्जैक्टली ये बैंडविड्थ की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमारे पास एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास जो Z है वो मिनिमम होता है, और Z की मिनिमम वैल्यू R की इक्वल होती है, ये होती है। और जो करंट है सर्किट की वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि करंट ये Z मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास VS डिवाइड बाई
जेड मिनिमम, या आप बोल सकते हो आर, वी एस डिवाइड बाई आर, यही नज़ारा है। और यदि यहाँ पे आप देखोगे तो करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर है कॉस फाई, इसकी वैल्यू रहती है 1। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 1। बैंडविड्थ हम डिफाइन करते हैं, बैंडविड्थ के लिए दो फ्रिक्वेंसीज डिफाइन होती है, एक लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज और एक हमारे पास अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, तो लोअर और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज की बात करेंगे। इन पे क्या होता है, यहाँ पे मुझे पता है कि इन फ्रिक्वेंसीज पे जो हमारी करंट रहेगी वो करंट होती है जो मैक्सिमम करंट आ रही है, जो रेजोनेंस वाली करंट है, डिवाइड बाई √2, ये आती है। और ये तभी आ सकता है जब यहाँ पे जो Z रहेगा वो Z होना चाहिए मेरे पास कहीं ना कहीं √2 टाइम्स Z मिनिमम। और Z मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, Z मिनिमम की वैल्यू होती है R, तो Z आ गया √2 टाइम्स R। वैसे इम्पिडेंस वाले ट्राइंगल से यह जो रिलेशन रहता है वो रहता है Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, X बेसिकली XL माइनस XC, ठीक है, उसका होल स्क्वायर की बात हो रही है। R Z की वैल्यू पता है तो मैं X कहीं ना कहीं लिख सकता हूँ, X की वैल्यू R होनी चाहिए, बराबर है। X यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इफेक्टिव की, XL माइनस XC या XC माइनस XL, ये आपके पास R होना चाहिए। ठीक है, अब यदि R और X दोनों इक्वल है तो आप यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो बोल सकते हो जो पावर फैक्टर रहेगा उसकी वैल्यू 1/√2, 545 रहेगा ना, इस वजह से cos पाई 1/√2, ये हमारे पास पावर फैक्टर रहेगा इन दो फ्रिक्वेंसीज पे, अपर और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज है उनकी बात कर रहे हैं। और यदि मैं बात करूं पावर की, यानी कि यदि मैं बात करूं एवरेज पावर, जिसे आप एक्टिव पावर भी बोलते हो, ठीक है, एवरेज पावर या सर्किट की जो एक्टिव पावर है वो हमारे पास रेजोनेंस पे क्या होती है, पावर हमारे पास मैं लिखूंगा करंट जो यहाँ पे आ रही वो मैक्सिमम आ रही है, तो करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस R, ये हमारे पास रहेगी एक्टिव पावर या एवरेज पावर। ठीक है, और इन फ्रिक्वेंसीज पे बात करें कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे पावर की, तो यहाँ पे जो एवरेज पावर रहेगी या एक्टिव पावर वो क्या रहेगी, करंट हमारे पास I max डिवाइड बाई √2, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R। तो यहाँ पे ये पावर कितनी आ रही है, ये आ रही है I max का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R डिवाइड बाई 2। यहाँ पे जो पावर आ रही है वो बेसिकली रेजोनेंस वाली पावर की आधी आ रही है, इस वजह से ये जो हमारे पास ओमेगा L और ओमेगा U लिख रहे हो, इसे आप हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज भी बोलते हैं, हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, ये हमारे पास हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज भी बोलते हैं। ठीक है, मुझे बेसिकली ω1 और ये ω2 या फिर ω_L और ω_U इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारी बैंडविड्थ होगी, वो कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के लिए अपन इस स्टेटमेंट पे आते हैं भाई। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि जो XL है ये बड़ा हो, तो XL माइनस XC ये किसके इक्वल आ जाए, ये हमारे पास R के इक्वल आ जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। अच्छा, ये आप पास XL माइनस XC और ये दो अलग अलग है ना, और दूसरी हम बात करेंगे जब आप पास XC बड़ा होगा। ठीक है, तो कौन सी फ्रिक्वेंसीज पे बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, आपको पता है कि ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा के बढ़ने पे XL बढ़ता है। ठीक है, और XC की वैल्यू घटती है। तो यदि XL बड़ा है तो कहीं ना कहीं ओमेगा आप पास रेजोनेंस से ज़्यादा है, तो ये आपके पास कहाँ होगा, एट ओमेगा इज इक्वल टू ω_U, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे ये नज़ारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक्स को क्या लिख, XL को क्या लिख सकता हूँ, L ओमेगा, तो ये बनेगा L⍵U माइनस XC की जगह 1/C ω_U।
ये किसकी इक्वल है, आर की इक्वल। ठीक है, ये यू लिखा है मैंने, ओमेगा यू। इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं इसे थोड़ी देर के लिए। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेगी, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ आप लिख सकते हो कि एक्स सी माइनस एक्स एल ये आपके पास आर के इक्वल आ जाए, और ये आर की इक्वल कब आएगा, एट लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एल। इस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे ये नज़ारा देखने को मिलेगा। अब एक्स सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/c ओमेगा, सी ओमेगा यू एल। ठीक है, माइनस एल ओमेगा, तो ये आर के इक्वल आ रहा है। तो ये आपके पास दो रिलेशन आ गए। अपन ने एक लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज का रिलेशन लिख दिया और एक आपके पास हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इन दोनों के लिए अपन रिलेशन लिख चुके हैं। अब दोनों रिलेशन में एक चीज़, एक दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करूँ तो आप बोल सकते हो कि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, और यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए तो ये आएगा आपके पास एल ओमेगा यू माइनस 1/c ओमेगा यू इज इक्वल टू 1/c ओमेगा एल माइनस एल ओमेगा एल। ये बन रहा है। एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट उधर भेजता हूँ और ये वाला पार्ट इधर लाता हूँ, तो इधर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एल ओमेगा यू प्लस ओमेगा एल। उधर की तरफ जाके क्या बनेगा, 1/c कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1/ओमेगा यू प्लस 1/ओमेगा एल। यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम लेने पे क्या नज़ारा बचेगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास ओमेगा यू और ओमेगा एल, और ऊपर ओमेगा एल प्लस ओमेगा यू। कुछ पार्ट कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है क्या, ओमेगा यू प्लस ओमेगा एल, ये वो पार्ट है जो कैंसिल हो रहा है, दोनों साइड से हो रहा है ना। अच्छा, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो रहा है तो फिर क्या बन रहा है, ये बच रहा है एल सी किसकी इक्वल आ रहा है, 1/ओमेगा यू और ओमेगा एल। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ओमेगा एल ओमेगा यू, ये उधर है क्या बनेगा 1/LC, 1/√LC होता है आपके पास ओमेगा नॉट, तो ये आपके पास आ गया ओमेगा नॉट का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, यानी कि अभी हमें लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, इन तीनों में रिलेशन मिल गया। ठीक है, इन तीनों के अंदर रिलेशन मिल गया। नेक्स्ट अपन एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 और 2 दिख रही है ना आपको, इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके देखते हैं क्या नज़ारा आता है, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। 1 + 2 की बात करें, 1 में क्या आ रहा है, एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा, तो आपके पास एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा, और ये कब आता है, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज की बात हो रही, प्लस इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है, 1/c ओमेगा, 1/c ओमेगा एल माइनस एल ओमेगा एल। इधर की तरफ क्या आ रहा है, 2/r, ये बनेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि एक साथ लिख देते हैं, एक काम करते हैं दोनों को। ठीक है, ये अपन c वाली टर्म्स एक साथ तो लिखते हैं और l वाली टर्म्स एक साथ लिखते हैं, तो l ओमेगा अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज माइनस ओमेगा एल। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में 1/c कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1/ओमेगा एल
-1/ω/u, उधर के साइड में ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, इधर देखो कुछ एलसीएम आ रहा होगा, इधर पार्ट में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ω/L और ω/u, और ऊपर बनेगा हमारे पास ω/u माइनस ω/L, और कैपिटल L मल्टीप्लाई बाई ω/u माइनस ω/L। इधर की तरफ कुछ पार्ट कॉमन आ रहा होगा, मैं ω/u माइनस ω/L इस पूरे को कॉमन ले लेता हूँ। अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज माइनस कट ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज, अंदर बचेगी मेरे पास L प्लस 1/c। अब आप पास ω/L और ω/v, ये जो ना ω/1 ω/2, ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये आप पास LC की इक्वल 1/ ये LC की इक्वल आ जाएगा। अरे इक्वेशन 3 से देखो, इसकी जगह 1/LC लिख दूँ तो ऊपर चला जाएगा LC, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ आर, C से C कैंसिल आउट, ट्वाइस ऑफ L बनेगा, तो ये ω/u माइनस ω/L, ये कितना बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बनेगा R/L। और यही हमारे पास था बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ऐसे ही डिफाइन हुआ था, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो जो बैंडविड्थ है उसका फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया, ये हमारे पास आ गई बैंडविड्थ। और आप चाहते हो तो इस बैंडविड्थ को इस फॉर्मेट में लिखने की बजाय यदि आप एफ की फॉर्म में लिखते हो, बैंडविड्थ आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ऊपर में आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिए यहाँ पे लिखी, तो ये आता है आपके पास ओमेगा होता है 2πf। अरे ओमेगा आप पास 2πf होता है ना, तो आपको जगह लिख सकता हूँ ω/2π, तो आप पास 1/2π मल्टीप्लाई बाई ये वाली टर्म्स, तो ये R/L, ये यूनिट वाइज हर्ट्स में लिखेंगे और ये हमारे पास रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, ये दोनों आपके पास बैंडविड्थ की ही बात हो रही है अपन, तो ये हमारे पास बैंडविड्थ का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अपन ने एक और टर्म से डिफाइन की थी, शायद आपको याद आ रहा होगा, वो था हमारे पास क्वालिटी फैक्टर Q। इसको अपन ने दो तरीके से डिफाइन किया था। एक तो मैंने बोला था इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई बैंडविड्थ। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो होगा, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ओमेगा, बैंडविड्थ क्या हो जाएगा हमारे पास R/L। ठीक है, और एक और तरीके से भी डिफाइन किया था, वो था हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस C और वोल्टेज अक्रॉस L, कुछ भी लो, डिवाइड बाई वोल्टेज ऑफ सोर्स, यही था। और ये भी कहाँ पे बात हो रही थी, एट रेजोनेंस, एट ओमेगा इज इक्वल टू ω0। फिर इसकी हेल्प से भी अपन ने Q डिफाइन किया था, क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी, और Q की न्यूमेरिकल वैल्यू देखो कितनी आई थी हमारे पास, ये वो Q की न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी, ये हमारे पास। ठीक है, अब चेक कर लो क्या Q सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर लो भाई। ठीक है, यहाँ पे आप ω0 की बात हो रही है। ठीक है, ω0 की वैल्यू पुट कर दो। ω0 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ω0 होता है हमारे पास √LC L/R। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं ऐसा लिख दूँ, √L/C मल्टीप्लाई भी 1/R, ये Q। और इसी तरीके से डिफाइन हुआ था, चेक कर लो, क्योंकि फाइनल वैल्यू जो आपके पास वहाँ भी डिवाइड हुई थी, अपन ने इसी फॉर्मेट में लिखी थी, ये हमारे पास Q। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजोनेंस वाला कर्व को देखो, Q यदि हमारे पास बढ़ेगा, Q ज़्यादा होगा तो कर्व की शार्पनेस ज़्यादा होगी। यानी मैं अलग अलग कर्व की बात करूँ, जैसे एक कर्व यदि ऐसा आ रहा है, रेजोनेंस कर्व की बात करें, अलग अलग फॉर्मेट को देखो, एक कर्व ऐसा है और दूसरा सपोज हमारे पास कर्व ऐसा है, तो ये वाला फ्लैट कर्व है ना, तो यहाँ पे Q आपके पास यदि मैं Q1 मानता हूँ और इधर Q2 मानता हूँ,
तो Q2 ज़्यादा होगा Q1 से, ठीक है। और हम प्रेफर करेंगे क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा हो, यानी कि जो गुडनेस है वो बताएगा हमारा क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो Q ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।